हेलो एवरीवन। नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद हिंदी साहित्य की सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली कविताओं में से एक है। यह केवल 8 पंक्तियों की है, लेकिन इसमें अकाल की विभीषिका और भोजन मिलने की खुशी का जो सजीव चित्रण है वो बेजोड़ यानी बहुत अच्छा किया गया। क्या सिर्फ 8 पंक्तियां एक पूरे युग की भूख और उस भूख के खत्म होने की खुशी को समेट सकती है? आज हम बाबा नागार्जुन की उस कालजयी कविता को समझेंगे जो हमें रसोई के चूल्हे से लेकर घर की छिपकलियों तक की बेबसी दिखाती है। चलिए अकाल और उसके बाद के गहरे अर्थों को डिकोड करते हैं। अकाल और उसके बाद पोयम हमारा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही सकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आगे कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। इस कविता को 2 भागों में समझा जा सकता है। पहला है अकाल का समय और भोजन आने के बाद का समय। चूल्हा और चक्की का मानवीकरण। नागार्जुन ने निर्जीव वस्तुओं यानी चूल्हा और चक्की को मानवीय भावनाएं दी है। चूल्हा रो रहा है और चक्की उदास है क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सह अस्तित्व का चित्रण। कानी कुतिया का चूल्हे के पास होना यह दिखाता है कि भूख केवल मनुष्यों को नहीं, पालतू जानवरों को भी बराबर प्रभावित करती है। सूक्ष्म निरीक्षण। छिपकलियों का दीवार पर गश्त लगाना और चूहों की हालत गश्त यानी कमजोर होना यह संकेत देता है कि जब घर में अनाज नहीं होता तो घर के छोटे छोटे जीव भी भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ गौर कीजिएगा, नागार्जुन ने किसी इंसान के रोने का जिक्र नहीं किया। उन्होंने चूल्हे और चक्की को उदास दिखाकर यह साबित कर दिया कि अकाल ने घर की आत्मा को ही सुखा दिया है। सेकंड है हमारा जीवन की वापसी यानी अंतिम 4 पंक्तियां। धुआं जीवन का प्रतीक। कई दिनों बाद जब घर में दाने आते हैं तो चूल्हा जलता है। आंगन के ऊपर उठता हुआ धुआं इस बात का प्रमाण है कि जीवन फिर से पटरी पर लौट आया है। सामूहिक उल्लास। घर भर की आंखें चमक उठी। यहाँ घर भर का मतलब केवल परिवार के सदस्य नहीं बल्कि वे छिपकलियां, चूहे और कुतिया भी है जो भूख से तड़प रहे थे। प्रकृति की प्रतिक्रिया। कोए का अपनी पंखे यानी पंख खुजलाना इस बात का संकेत है कि अब उसे भी जूठन या भोजन मिलने की उम्मीद है। स्टूडेंट परीक्षा में यह जरूर लिखेगा कि यहाँ धुआं प्रदूषण का नहीं बल्कि खुशहाली और जीवन के संचार का प्रतीक है। नागार्जुन ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है कि अन्न का एक दाना कैसे पूरे परिवेश को बदल देता है। कविता की भाषा अत्यंत सरल यानी देसी है, लेकिन भाव बहुत गहरा है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। शिल्प विधान। कविता की भाषा अत्यंत सरल है लेकिन उसका भाव बहुत गहरा है। प्रगतिवाद दृष्टिकोण। नागार्जुन आम आदमी की बुनियादी जरूरतों यानी रोटी को अपनी कविता का केंद्र बनाते हैं। बिंब योजना। चूल्हा, चक्की, छिपकली और कौवा ये सब मिलकर अकाल का एक जीवंत चित्र खींचते हैं। स्टूडेंट्स इस कविता का व्याख्या करते समय मानवीकरण अलंकार का जिक्र करना मत भूलिएगा, क्योंकि चूल्हे का रोना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भूख लगने पर घर का माहौल कैसा हो जाता है? नागार्जुन की यह कविता उसी एहसास को अभिव्यक्त करती है। चलिए आपके लिए एक टास्क है, होमवर्क है। पहला हमारा क्वेश्चन होगा चूल्हा रोया का क्या अर्थ है, इसका आंसर आप अपने तरीके से लिख कर आइएगा। एंड सेकंड हमारा क्वेश्चन है कौवे ने पंखे क्यों खुजलाई। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप अपने तरीके से लिख कर आइएगा। एंड अकाल की त्रासदी और दोनों की चमक। नागार्जुन हमें सिखाते हैं कि भूख सिर्फ पेट की नहीं पूरी अस्तित्व की लड़ाई है। एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके सेमेस्टर 4 के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। चलिए चेक करते हैं आप कितने सही आंसर्स दे पाते हैं। भाग 1 में हम कवि नागार्जुन का परिचय पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले भी करवाया है, यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर बताते जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911 में। नागार्जुन को किस नाम से जनकवि कहा जाता है? जनता की समस्याओं को उठाने के कारण। मैथिली में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध थे? यात्री। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे? प्रगतिवाद। नागार्जुन को आधुनिक काल का टैस कहा जाता है। कबीर। नागार्जुन का जन्म स्थान कहाँ है? तरौनी सतलखा बिहार। नागार्जुन का जन्म स्थान कहाँ है? तरौनी सतलखा बिहार। नागार्जुन ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध। युगधारा किस कवि की रचना है? नागार्जुन की। नागार्जुन की कविताओं का मुख्य विषय क्या है? लोक जीवन और शोषित वर्ग। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 में कविता से रिलेटेड यानी अकाल और उसके बाद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। पहला है हमारा अकाल और उसके बाद कुल कितनी पंक्तियों की कविता है? 8। कविता में चूल्हा रोया का क्या अर्थ है? अनाज न होने के कारण चूल्हा नहीं जला। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन ने यह इंसान शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन चूल्हा, चक्की और जानवरों की हालत से इंसान की बेबसी अपने आप झलक रही है। इसी को कहते हैं बेहतरीन कविता।
स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दें तो देखें तो यह कविता दो हिस्सों में बटी है। पहली 4 पंक्तियां अकाल की है और अंतिम 4 पंक्तियां उसके बाद की है। चलिए इसके आधार पर अगले प्रश्नों को हल करते हैं। चकी रही उदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। अकाल के समय चूल्हे के पास कौन सोया था? कानी कुतिया। भीतर यानी दीवार पर किसकी गश्त लगी थी? छिपकलियों की। हालत रही शिकस्त किसकी थी? चूहों की। शिकस्त शब्द का क्या अर्थ है? बहुत बुरी हालत। घर के अंदर दाने कितने दिनों के बाद आए? कई दिनों के बाद। धुआं कहाँ उठा? आंगन के ऊपर। आंगन के ऊपर धुआं उठना किसका प्रतीक है? चूल्हा जलने और जीवन लौटने का। धुआं अक्सर प्रदूषण का प्रतीक होता है, लेकिन इस कविता में धुआं जीवन और रोटी का प्रतीक है। यह पॉइंट एग्जाम में जरूर याद रखिएगा। दाने आने पर किसकी आंखें चमक उठी? घर भर की। कौवे ने अपनी क्या खुजलाए? पंखे। कौवे का पंखे खुजलाना क्या संकेत देता है? अब उसे भी भोजन मिलने की उम्मीद है। कविता के प्रथम 4 पंक्तियों में किस स्थिति का वर्णन है? अकाल की विभीषिका। कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में किसके वर्णन है? अकाल के बाद भोजन मिलने की खुशी। इस कविता में किन 2 स्थितियों के बीच का अंतर दिखाया गया है? भूख और तृप्ति का। कानी कुतिया का प्रयोग कवि ने क्यों किया है? अभाव और दरिद्रता को दिखाने के लिए। चमक उठी घर भर की आंखें। यहाँ आंखें चमकना का अर्थ क्या है? बहुत खुशी होना है, उम्मीद जागना। नागार्जुन ने चूल्हे के लिए रोना शब्द क्यों चुना? क्योंकि वह भूख का सबसे बड़ा गवाह है। भीतरी कष्ट का बिंब क्या दर्शाता है? सन्नाटा और भूख का साम्राज्य। अब भाग 3 में हम लोग शिल्प, भाषा और आलोचनात्मक प्रश्न देखेंगे। अकाल और उसके बाद किस प्रकार की कविता है? लघु कविता है। इस कविता की भाषा कैसी है? सरल और सहज खड़ी बोली। नागार्जुन की यह कविता किस वाद का प्रतिनिधित्व करती है? प्रगतिवाद। कविता में दाना किसका प्रतीक है? जीवन और भोजन का। कवि ने घर के जीवों चूहा, कुतिया, छिपकली का वर्णन क्यों किया है? यह दिखाने के लिए भूख सबको समान रूप से प्रभावित करती है। पंखे शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पक्ष। आंगन शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है? अनुनासिक चंद्रबिंदु। इस कविता में किस रस की प्रधानता है? प्रथम भाग में करुण रस। अंतिम पंक्तियों में किस भाव का उदय होता है? हर्ष या उल्लास। कई दिनों तक शब्दावली की पुनरावृत्ति क्या दर्शाती है? अकाल की लंबी अवधि और पीड़ा। धुआं उठा आंगन के ऊपर, यह किस क्रिया का परिणाम है? खाना पकना। नागार्जुन को आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है? वे बेबाकी से कड़वा सच बोलते थे। अकाल के बाद की स्थिति कैसी है? आशावादी और जीवंत। चूहा और छिपकली यहाँ किसके बिंब है? घर की उपेक्षित जीवों की पीड़ा के। नागार्जुन की दृष्टि कैसी है? यथार्थवादी। कानी कुतिया सोई उनके पास, यहाँ उनके किसके लिए आया है? चूल्हा और चक्की के। अकाल का प्रभाव किस पर सबसे ज्यादा पड़ा? पूरे परिवेश और निम्न वर्ग पर। खुजलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई। यह कविता पाठकों को क्या संदेश देती है? भूख की कठोरता और भोजन का महत्व। नागार्जुन की मृत्यु कब हुई है? बताइए। 1998 में। तो ये थे अकाल और उसके बाद की 50। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकाल और उसके बाद कविता का सारांश लिखते हुए उसकी प्रासंगिक स्पष्ट कीजिए। अकाल का चित्रण। कविता के पहले भाग में अकाल की भयावहता है। यहाँ भूख केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं। नागार्जुन ने कानी कुतिया, छिपकली और चूहों के माध्यम से दिखाया है कि अकाल पूरे घर के इकोसिस्टम को उजाड़ देता है। बदलाव का सुख। दूसरे भाग में जैसे ही दाने आते हैं, पूरा परिवेश बदल जाता है। धुआं उठना जीवन के पुनः आरंभ होने का संकेत है। प्रासंगिकता। आज भी यह कविता में हमें याद दिलाती है कि रोटी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। स्टूडेंट, जब आप प्रासंगिकता लिखे तो यह जरूर बताएं कि नागार्जुन ने यहाँ रोटी को देवता की तरह नहीं बल्कि जीवन की तरह पेश किया है। यह कविता आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। नेक्स्ट है हमारा, नागार्जुन ने इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया है? साधारण समझाइए। आंसर हमारा, निर्जीव को सजीव बनाना। नागार्जुन ने चूल्हे को रोते हुए और चक्की को उदास दिखाया। रोना और उदास होना मानवीय क्रियाएं हैं। प्रभाव। इससे अकाल की पीड़ा और अधिक मार्मिक हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे घर की दीवारें भी भूख महसूस कर रही हैं। ससंवेदना। चूल्हे के पास कानी कुतिया का सोना यह दिखाता है कि दुख के समय जीव जंतु और निर्जीव वस्तुएं भी एक दूसरे का सहारा बन जाती है। एग्जाम में मानवीकरण हेडिंग डालकर चूल्हा रोया वाली पंक्ति को ब्लैक पेन से अंडरलाइन जरूर करें। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपके
आपको काव्य शिल्प की अच्छी समझ है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का क्या कहना है? कवि क्या कहना चाहते हैं? आशा का संचार। यह पंक्ति संघर्ष के अंत और नई शुरुआत का प्रतीक है। सामूहिक आनंद। दाने आने से केवल इंसान नहीं बल्कि कौवा भी अपनी पंखें खुजलाता है। यह दर्शाता है कि अन्न का एक दाना पूरे ब्रह्मांड के लिए उल्लास लेकर आता है। यथार्थवादी सौंदर्य। नागार्जुन ने भूख के खत्म होने को किसी उत्सव की तरह नहीं बल्कि एक सहज मानवीय क्रिया यानी धुआं उठना, आंखें चमकना के रूप में दिखाया है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन ने यहाँ पकवानों की बात नहीं की है, सिर्फ दो दानों की बात की है। यह निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों के घर की असली तस्वीर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन की प्रगतिवादी चेतना इस कविता में किस प्रकार व्यक्त हुई है? आम आदमी के कवि नागार्जुन ने महलों के बजाय एक गरीब की रसोई को अपनी कविता का केंद्र बनाया है। यथार्थवाद। उन्होंने अकाल को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बल्कि उसके नग्न यथार्थ यानी छिपकलियों की गश्त, चूहों की शिकस्त के साथ पेश किया है। संवेदना का विस्तार। उनकी प्रगतिशीलता केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, वे पशु पक्षियों की भूख को भी अपनी चिंता का विषय मानते हैं। प्रगतिवाद का मतलब है कि समाज के उस वर्ग की बात करना जिससे इतिहास भूल जाता है। नागार्जुन ने अपनी 8 पंक्तियों में उस पूरे वर्ग की पीड़ा को अमर कर दिया है। आंसर लिखते टाइम बिंब विधान, लोक संवेदना और आर्थिक विषमता जैसे भारी शब्दों का प्रयोग जरूर करें। ये आपके आंसर को और बेहतर बनाएगा। तो ये थे अकाल और उसके बाद के वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम पेपर में दिख सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी विद स्माइल।